नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम अपने क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है परामर्श का स्वरूप, प्रकार एवं उद्देश्य। परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श का परिभाषा क्या है और उसके प्रकार क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परामर्श का अर्थ क्या है। तो अगर आप हिंदी वाले शब्द परामर्श पे गौर करेंगे तो इसमें से दो शब्द निकलता है। कौन कौन? परा प्लस मर्श। कौन सा शब्द निकलता है? परा प्लस मर्श। परा का मतलब होता है दूसरे से और मर्श का मतलब होता है विचार विमर्श। विचार विमर्श यानी कि परामर्श का अर्थ हो गया दूसरों से विचार विमर्श करके उनसे सलाह लेना ही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। अब परामर्श को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं। परामर्श का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? काउंसलिंग है। और काउंसलिंग लैटिन भाषा के काउंसिलम शब्द से बना है, यानी कि परामर्श का अंग्रेजी रूपांतरण काउंसलिंग है। काउंसलिंग लैटिन भाषा के काउंसिलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं या उससे परामर्श लेते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परामर्श कहते हैं। ठीक। और ये जो परामर्श है, ये परामर्श एवं निर्देशन, ये दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं। ये परामर्श निर्देशन आज से नहीं हो रहा है, ये प्राचीन काल से परामर्श निर्देशन विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता था। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आदि क्षेत्रों में दिया जाता था। परामर्श एवं निर्देशन के कारण ही गीता जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय जो अर्जुन थे वो भ्रमित हो गए, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें निर्देशन एवं परामर्श दिया और तब जाके उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। और इसी निर्देशन एवं परामर्श के कारण ही गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई। और इसी निर्देशन एवं परामर्श के कारण ही रामायण और रामचरितमानस की रचना हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? लुटेरे थे। वो जो है कि रास्ते से आने जाने वाले लोग को लूटते थे। तो क्या हुआ, एक दिन जो है कि साधु लोग जा रहे थे, उनको उन्होंने लूटना चाहा, बंदी बना लिया। तो साधुओं के निर्देशन एवं परामर्श के कारण ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आया और भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ी। और इसी निर्देशन एवं परामर्श के कारण ही रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना हुई। और रामचरितमानस की रचना भी निर्देशन एवं परामर्श के कारण हुई। जब तुलसीदास जी एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई थी, तो जब वो उनसे मिलने गए तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तो उनकी जो पत्नी रत्नावली पाठक थी, उन्होंने कहा, उन्हें संस्कृत में एक श्लोक कहा, अस्थि चर्मम देहमहम तामे ऐसी प्रीति होती न भविष्यति। मतलब ये जैसा प्रेम आप हमसे कर रहे हैं, अगर वैसे भगवान राम से करते हैं या भगवान से करते हैं तो आपका कल्याण हो जाता। तो यही बात, यही निर्देशन एवं परामर्श के कारण गोस्वामी तुलसीदास बने और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो कहने के ये तात्पर्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिकाल से निर्देशन एवं परामर्श ही चला आ रहा है। तो परामर्श का कुछ देख लेते हैं अर्थ। परामर्श का अर्थ शार्ट में अगर हम समझे, संक्षेप में क्या है, तो परामर्श का अर्थ देखते हैं। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, परामर्श प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है परामर्श?
जिसमें परामर्श प्रार्थी यानी कि जो परामर्श जिसको दिया जाता है, जो परामर्श चाहता है, अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। कहने के तात्पर्य है कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता होता है जो परामर्श देता है, एक परामर्श प्रार्थी होता है जो परामर्श चाहता है। तो उनमें क्या होता है, जो परामर्श प्रार्थी होता है वो अपने से अधिक योग्य अनुभवी व्यक्ति के पास जाता है और उनसे आपस में बातचीत करता है, तर्क वितर्क करता है और उसके आधार पर क्या है, जो परामर्शदाता है परामर्श प्रार्थी को उचित सलाह देता है। अब कुछ परामर्श की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। परामर्श की पहली परिभाषा दिया है रूथ स्ट्रांग के अनुसार। ये कह रहे हैं कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। बिल्कुल ठीक बात ये कह रहे हैं कि परामर्श जो प्रक्रिया होती है वो किसी समस्या की जब उत्पत्ति होती है तो उसके समाधान को दूर करने के लिए परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी का मिलके किया गया सम्मिलित प्रयास है। ठीक है। अब कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं? कार्ल रोजर्स कहते हैं कि परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। यानी कि कार्ल रोजर्स जी कह रहे हैं कि परामर्श एक निश्चित निर्मित संबंध है। इसका मतलब कि परामर्श क्या है, दो व्यक्तियों का एक संबंध है, एक परामर्शदाता का, एक परामर्श प्रार्थी का, जो उपबोध्य यानी कि जो परामर्श चाहता है को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वो अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। मतलब कि जो परामर्शदाता होता है परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझकर उसको उचित सलाह देता है, जिससे क्या है कि वो अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है और निर्णय लेने में वो सक्षम होता है और जो और भी कई जो कार्य हैं वो उसको वो परामर्श के माध्यम से ही आसानी से कर सकता है। अब अगली परिभाषा है मायर्स का, दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से एक के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद परामर्श है। मायर्स जी कहते हैं कि दो व्यक्ति, हमने बताया कि एक व्यक्ति परामर्शदाता, एक व्यक्ति कौन होगा, परामर्श प्रार्थी के संपर्क में, यानी कि बातचीत करेंगे तभी ना, के आने से एक के द्वारा यानी कि परामर्शदाता के द्वारा परामर्श प्रार्थी के समस्या को हल करने के लिए दी गई सहायता या दी गई मदद क्या है, परामर्श है। अब हम लोग परामर्श के प्रकार को देख लेते हैं। परामर्श के कई प्रकार होते हैं जिनमें से मुख्य रूप से कुछ प्रकार आपके सामने हैं, उनको बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। संक्षेप में क्या है, सबसे पहला प्रकार है परामर्श का नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श मतलब क्या होता है कि इसमें जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का निदान करता है। इसका प्रयोग अक्सर क्या है, नैदानिक मनोविज्ञान में होता है। जब कोई मनोरोगी या मनोचिकित्सक जब कोई मनोरोगी मनोचिकित्सक के पास जाता है या जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो मनोचिकित्सक के पास जाता है तो मनोचिकित्सक उसकी समस्याओं को सुनता है और सुनने के बाद उसको क्या है, उचित परामर्श देता है, उचित परामर्श देकर उसकी समस्याओं का निदान करता है। तो इस प्रकार के हम परामर्श को नैदानिक परामर्श कहेंगे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श। इसमें क्या, यह किस प्रकार का परामर्श है, मनोवैज्ञानिक परामर्श वह परामर्श है जिसमें मन से जुड़ी जो समस्याएं हैं जब उनको सुलझाने के लिए परामर्शदाता अपने परामर्श प्रार्थी को परामर्श देता है या सलाह देता है तो उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के जो समाज जो है बहुत भौतिकवादी युग है और लगातार जो है कि विकास के पीछे अंधाधुंध भागता जा रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति अपने को समय नहीं दे पाता, जिससे तमाम तरह के उसके चिंता, तनाव और उसके बाद अवसाद, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, तमाम प्रकार के मानसिक विकृतियाँ उसको हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए वो कहाँ जाता है, काउंसलर के पास जाता है।
और काउंसलर क्या करता है? काउंसलर उनकी समस्याओं को समझकर उनको उचित परामर्श देता है। तो इस प्रकार के परामर्श को हम क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक परामर्श। अब तीसरा है मनोचिकित्सकीय परामर्श। यह किस प्रकार का परामर्श है? मनोचिकित्सकीय परामर्श वह परामर्श है जब हम किसी व्यक्ति को चिकित्सा के साथ साथ उसको जो है मानसिक रूप से अभिप्रेरित करें या मानसिक रूप से क्या है उसको हम सलाह दें, तो उसे हम क्या है मनोचिकित्सकीय परामर्श करते हैं। इसका भी प्रयोग मानसिक रोगियों की समस्याओं के निदान करने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे ऐसे कई मानसिक रोग होते हैं जिनकी समस्याएं ज़्यादा गंभीर नहीं होती हैं, तो उनको क्या है परामर्श के माध्यम से ही उनकी समस्याओं क्या है समाधान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के परामर्श को हम क्या कहते हैं? मनोचिकित्सकीय परामर्श। अगला है शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श किसे कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं जब परामर्शदाता उनको सुलझाता है, उनका समाधान करता है, तो उसे हम शैक्षिक परामर्श कहते हैं। जैसे कोई छात्र है, उसके पास ये समस्या है कि मैं किसी विषय में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, किसी विषय में रुचि नहीं है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसके बाद जो मैं आगे किस क्षेत्र में जाऊं कि मैं सफल हूं, तो उसके लिए क्या मनोविज्ञान में क्या उसके लिए किस प्रकार के परामर्श होते हैं जिनको कैरियर काउंसलर कहा जाता है। वो क्या है उनको उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनकर उनको उचित सलाह देते हैं। तो इस प्रकार के परामर्श को क्या कहते हैं? शैक्षिक परामर्श कहते हैं। अगला है नियोजन परामर्श। नियोजन मतलब क्या होता है? योजना बनाना। नियोजन परामर्श किस प्रकार का परामर्श है? यह उस प्रकार का परामर्श है जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आप क्या है अपने से योग्य अनुभवी व्यक्तियों की क्या आप राय चाहते हैं, सलाह चाहते हैं। तो एक इससे अनुभवी व्यक्ति, इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति जो होता है आपको नियोजन से संबंधित उचित सलाह देता है जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो इस प्रकार के परामर्श को हम क्या कहेंगे? नियोजन परामर्श। अगला हमारा है वैवाहिक परामर्श, यानी कि विवाह के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जो परामर्श दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैवाहिक परामर्श। इसमें कई प्रकार के से परामर्श दिए जाते हैं। जैसे विवाह क्षेत्र में पति पत्नी का आपस में मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, तलाक होने के कगार में रिश्ता पहुंच जाता है, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए परामर्शदाता क्या है दोनों से बातचीत करके उनको क्या है उचित परामर्श देता है। तो इस प्रकार के परामर्श को हम वैवाहिक परामर्श कहेंगे। अगला हमारा है व्यवसायिक या जीविका परामर्श, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में जो हमको परामर्श दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक या जीविका परामर्श। मतलब कि अपनी जीविका को शुरू करने में या कोई नया व्यवसाय स्थापित करने में हमको क्या है किसी न किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति का परामर्श चाहता है जो उस क्षेत्र में अव्वल हो। तो जब हम उससे परामर्श लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक या जीविका परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श को क्या है? निर्देशात्मक परामर्श को आदेशात्मक परामर्श भी कहते हैं। इसमें जो क्या होता है परामर्शदाता ही मेन होता है, सर्वे सर्वा होता है। वो जो भी परामर्श प्रार्थी की समस्याएं हैं उनको सुनकर उसको जो भी सलाह देता है उसको परामर्श प्रार्थी को मानना ही होता है। तो इसलिए इसको आदेशात्मक परामर्श भी कहते हैं। समन्वित या संग्रहित परामर्श से तात्पर्य यह है कि जब एक साथ मिलकर कई व्यक्ति को किसी क्षेत्र के लिए या किसी समस्या के लिए परामर्श दिया जाता है तो उसे समन्वित या संग्रहित परामर्श करते हैं। जैसे कोई मनोचिकित्सक या कोई मनोवैज्ञानिक आए या कोई कैरियर काउंसलर आपके कॉलेज में आए, वो सभी बच्चों को एक साथ कैरियर चुनने के लिए सलाह दे या परामर्श दे, तो इस प्रकार के परामर्श को हम समन्वित या संग्रहित परामर्श कहते हैं। 10वां क्या है? सामाजिक परामर्श, यानी इसका तात्पर्य यह है कि समाज से जुड़े समाज के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए हम जिस प्रकार का सलाह दिया जाता है उस प्रकार के सलाह को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परामर्श कहते हैं। जैसे कोई भी समस्या होता है समाज से जुड़ा तो उसमें क्या है
इस क्षेत्र से उस क्षेत्र से जुड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक या जो भी मनोवैज्ञानिक है उनका राय मांगा जाता है, उनका सलाह मांगा जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं को क्या कहा जाता है? सामाजिक परामर्श। सामाजिक परामर्श में ये भी दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति का समाज से के प्रति संबंध ठीक नहीं है, व्यक्ति के प्रति संबंध ठीक नहीं है, तो उसको कैसे ठीक करें। जब इस प्रकार का सलाह परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को देता है तो इसको हम सामाजिक परामर्श कहते हैं। अब हम देख लेते हैं परामर्श के उद्देश्य क्या हैं। तो परामर्श के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उद्देश्य परामर्श का है व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता प्रदान करना। सबसे पहला परामर्श का ये उद्देश्य है कि परामर्शदाता जो परामर्श प्रार्थी है उसकी समस्याओं उसकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करता है। इसमें सबसे पहला ये उद्देश्य है कि परामर्शदाता व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर उनको क्या है सलाह देता है और उनको क्या है समाधान करने योग्य बनाता है। इसमें परामर्शदाता क्या है उनकी जो है समस्याओं को खुद समाधान नहीं करता है, बल्कि उस व्यक्ति को उस योग्य बनाता है कि वो कोई डिसीजन ले सके, अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। अगला क्या है संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना। यानी कि कई ऐसे क्षेत्र जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में हम जाएंगे सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। जैसे आपने इंटर पास किया उसके बाद आपके लिए तमाम क्षेत्र खुल जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं, तो उसके लिए क्या है एक काउंसलर जो है, एक परामर्शदाता क्या है उसमें आपकी मदद करता है, लेकिन वो समाधान आपका नहीं करता है, आपको मदद करने योग्य बनाता है। ठीक है, तो ये दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है शैक्षिक व्यावसायिक व्यक्ति समस्याओं को समझाने में सहायता प्रदान करना। परामर्श का तीसरा उद्देश्य है कि शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और व्यक्ति का खुद की समस्याओं को समझने के योग्य बनाना। जब व्यक्ति खुद की समस्याओं शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को समझ जाएगा तो उनको क्या है व्यक्ति खुद ही सुलझा लेगा। तो इसमें कौन मदद करता है? एक परामर्शदाता करता है। अगला क्या है हमारा चौथा, व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता करना। मतलब व्यक्ति को परामर्शदाता इस योग्य बनाता है कि वो जो भी योजना बना रहा है, अगर मान लीजिए पहले योजना बना लिया है उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसको वो फिर से ठीक कर ले और योजना को फिर से अच्छे तरीके से बना ले जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ग्रोथ कर सके। अगला हमारा क्या है विकास से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करना। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को समझाता है जिससे वो परामर्श प्रार्थी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है विकास कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी निर्णय ले अपने क्षेत्र में वो अच्छा हो। अगला क्या है परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो है कि नए जगह जाने पे नए परिवेश जाने पे अपने आप को अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक परामर्शदाता क्या है वो परामर्शदाता के पास जाता है, तो परामर्शदाता उसको क्या है परिवेश के योग्य अपने आप को ढाल लेने की कला सिखाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने परामर्श के संबंध में कुछ बातों को हमने पढ़ा कि परामर्श का अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है और साथ ही साथ इसके प्रकार के बारे में पढ़ा और परामर्श के उद्देश्य के बारे में क्या है। आगे हम अगले क्लास में परामर्श एवं निर्देशन में अंतर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।